हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत जल्द 52,699 पदों के लिए कांस्टेबल पदों पर भर्ती आने वाली है। और इस भर्ती के विज्ञापन जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सॉल्व पेपर, जिनसे देखकर आप समझ सकते हैं कि पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने 12th पास की है और आपने 18th यानी 18 साल की उम्र पार कर ली है, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा हुई थी 20 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली में। तो उसके पेपर का हम पहले सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान डिस्कस करेंगे, इसके बाद रीजनिंग और मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो ये हमें बताना है। पक्षी, अंडाणु, अंडज या फिर अंत्यज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे कहा जाता है अंडज। और पक्षी आप जानते ही हैं, अंडाणु जानते हैं, अंत्यज अंत्यज उसे कहा जाता है जिसका जन्म निम्न वर्ग में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों, अनेकार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक ही शब्द अनेक अर्थों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं स्वर्ण, पारा, दूध। लेकिन मोती इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसकी कथा वस्तु क्या थी? ये किस पर बेस्ड है? तो इसके ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत, लौरिक चंदा की लोक कथा, या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास। तो दोस्तों, मानस का हंस अमृतलाल नागर की एक प्रसिद्ध उपन्यास है, और इस उपन्यास में रामचरितमानस के लोकप्रिय कवि जो हुए हैं तुलसीदास, उनके जीवन को आधार बनाकर ये लिखा गया है। और इस उपन्यास में तुलसीदास को एक बहुत ही सहज मानव के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास का मानसिक विकास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। और इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष को सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा अगर भैरव प्रसाद गुप्त के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार उपन्यासकार थे, और इनका जन्म 1918 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है गंगा मैया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है, इसमें खाली स्थान आपको भरना है। तो क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, सूरत, दिमाग या बालू। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए ऑप्शन ए, मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। और मिट्टी खराब करने का अर्थ होता है दुर्दशा। मिट्टी खराब करना यहाँ पे एक मुहावरा हो गया, और इसका अर्थ हो गया दुर्दशा करना। बुजुर्गों की दुर्दशा कर रखी है। नेक्स्ट है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, या फिर प्रतीक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। मुहावरा ईद का चांद होने का क्या अर्थ है? ईद के चांद होने का 9 2 11 होना, सुख से रहना, बहुत दिनों में दिखना, या फिर भाग जाना। तो दोस्तों, ईद का चांद होने का अर्थ है, जैसे कि आप जानती हैं, बहुत दिनों में दिखना, काफी दिनों में दिखना। ऑप्शन सी।
या हम कह सकते हैं ई, बहुत दिनों में दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोग भूल गए हैं को, तो ये किसकी कृति है? गिरिजा कुमार माथुर की, रघुवीर सहाय की, या फिर कुंवर नारायण की, या फिर त्रिलोचन की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना है ये लोग भूल गए हैं, और जिसे 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अगर 2022 की बात करें तो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को, उनकी काव्य संग्रह तुमड़ी के लिए। तुमड़ी के लिए मिला है पुरस्कार 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे अपने गद्यांश के ऊपर दिया हुआ है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो दोस्तों इस अनुच्छेद में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को देने के लिए हमें पहले इसे पढ़ना होगा। आइए 1 मिनट में इसे पढ़ लेते हैं। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इससे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एस्से के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों के ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण सब प्रधान है। और हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से इस निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रश्न भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद, इस पे आधारित हमें क्वेश्चनों का आंसर देने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है, या फिर रचनात्मक साहित्य? तो दोस्तों इसका जो मोस्ट सूटेबल जो शीर्षक होना चाहिए वो होगा निबंध क्या है, क्योंकि निबंधों पे ही यहाँ पे प्रकाश डाला गया है कि निबंध क्या है, पहले क्या था अब क्या है। तो इसका आंसर होगा निबंध क्या है। नेक्स्ट, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी में निबंध का आरंभ हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, भारतेंदु युग से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतेंदु युग से हुआ है, और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में प्रकट किया जाता है, ये सही है। और निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, ये सही है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी शब्द की किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी ठीक है। वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता है, तो ये गलत है, जबकि वर्तमान काल में व्यक्तित्व का गुण होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो निबंधों के बारे में असत्य कथन है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। नेक्स्ट है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इनके बारे में सत्य कथन कौन सा है? गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है, और हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु का निबंध प्राचीन संस्कृत
साहित्य के निबंधों का विकास है, और भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के आधुनिक कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जो एज आया है अनुच्छेद से, कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ये सही है भारतेंदु के बारे में। नेक्स्ट है, उनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? उसी समय के लिए यूज किया जाता है तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब होता है उस समय का। जैसे हम पीछे इतिहास की बात करते हैं किसी राजा के टाइम की, तो तत्कालीन शब्द का यूज करते हैं कि तत्कालीन समय में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट होगा, कृत कृत्यों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कृत कृत्यों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहा जाता है, कृत कृत्यों के कहा जाता है कृदंत। कृदंत कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि प्रत्यय हम उस अक्षर को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे कि बूढ़ा एक शब्द है, बूढ़ा, और इसमें हम पा प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाता है? बुढ़ापा। तो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। जैसे अगर जात में हम जात में और क लगा दें तो क्या बन जाएगा? जातक। जातक बन जाएगा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस हमें देखने को इसमें मिलता है इन पंक्तियों में? तो जैसे कि पंक्ति को पढ़ने से पता लग जाता है कि इसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो उसे क्रोध आता है। तो क्रोध, अ, क्रोध का मतलब है कि यहाँ पे रौद्र रस है, क्योंकि इसका जो स्थायी भाव होता है वो रौद्र रस होता है। स्थायी भाव क्रोध होता है रौद्र रस का। रौद्र मीन्स गुस्सा। यहाँ पे हमको गुस्सा देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे रौद्र रस है, और इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम सही है। अल्प विराम यानी कॉमा, ये भी ठीक है। योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हम जानते हैं ऐसे उद्धरण चिन्ह होते हैं। और योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है इस तरह से, डैश का निशान होता है, अगर इंग्लिश में बात करें हाइफन। जैसे कि माता पिता के बीच लगाया जाता है माता पिता, माता पिता, और पाप पुण्य आदि के बीच में लगाया जाता है योजक चिन्ह। तो ये इस तरह से लगाया जाता है, ना कि इस तरह से। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं करता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। तो जिसका नाम श्याम है, या उसका नाम श्याम है, या इसका नाम श्याम है, किसका नाम श्याम है? तो क्या आना चाहिए? जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। उसका आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। चाबुक एक निबंध संग्रह है, इसमें निबंध दिए गए हैं। तो ये किसकी कृति है? तो जो चाबुक निबंध संग्रह है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हिंदी कविता के छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभों से भी एक माने जाते हैं। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 1896 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका जन्म। और इनकी अन्य कृतियां क्या हैं? अनामिका है, परिमल है, गीतिका, तुलसीदास आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। तो चाबुक के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन के, शाम शाम के, प्रभात के, या फिर संध्या के। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, भोर है, भोर कहते हैं प्रातःकाल को। बिहान निशांत, निशाकांत हो जाता है, रात्रिकांत हो जाता है, सुबह निकलता है। तो ये किसके हुए पर्यायवाची? प्रभात के। प्रभात कहते हैं सुबह के समय को। तो भोर बिहान निशांत सवेरा
और इसके अलावा प्रातःकाल आदि प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। और दिन के बात करें तो दिन के होते हैं दिवस, दिवा, वार, प्रमाण, वासर। और शाम की बात करें, शाम के होते हैं गोधूली, सायंकाल, सांझ, संध्या। ये होते हैं शाम के। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा सी सही आंसर। नेक्स्ट, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो तुलसीकृत के द्वारा, का, में, या फिर पर। तो दोस्तों तुलसीकृत का जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो हमको प्राप्त होगा तुलसीकृत का मतलब तुलसी द्वारा लिखी गई, तुलसी द्वारा। और द्वारा जो होती है वो होती है करण की विभक्ति। करण में होता है के या के द्वारा। तो यहाँ पे जो विभक्ति आएगी द्वारा, ऑप्शन ए, तुलसी कृत मीन्स तुलसी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, सही है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, सही है। जो मापा ना जा सके अकर्मण्य, ये भी सही है। और चौथा है जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय है। तो ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए जो अनुकरण योग्य हो, उसको कहते हैं अनुकरणीय। अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, ना कि विश्वसनीय। विश्वास करने योग्य जो होता है उसको कहते हैं विश्वसनीय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जो भेदा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो भेदा न जा सके। सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद्य, या फिर दुर्भेद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, अभेद्य। जो भेदा न जा सके उसको कहते हैं अभेद्य। और जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसे कहते हैं लौह पुरुष। और जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे कहते हैं दुर्भेद्य, दुर्भेद। जिसको कठिनाई से भेदा जाएगा उसको कहेंगे दुर्भेद, और जिसको भेदा ही नहीं जा सकेगा उसको कहेंगे अभेद्य। और जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। ऑप्शन होगा सी आंसर यहाँ पे। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द है भौरा के, हाथी के, सियार के, या फिर सांप के। तो दोस्तों व्याल, उरग, पन्नग, इसके अलावा नाग, और विषधर, भुजंग, भुजंग, फणीस, अही आदि, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं सांप के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, या फिर अधिवाच्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो अ, वाच्य होगा वो है भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है क्योंकि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो और ना ही कर्म हो, ना तो यहाँ पे कर्ता है और ना ही कर्म है, यहाँ पे भाव है। यहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, एक भाव आ रहा है, तो ये हो गया भाववाच्य। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? जैनेन्द्र कुमार, भगवती शरण वर्मा, मन्नू भंडारी, या फिर अमृतलाल नागर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि जैनेन्द्र कुमार, भगवती शरण वर्मा और अमृतलाल नागर को ये पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त भारत की 24 प्रमुख भाषाओं में दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट जो कृति होती है उसको दिया जाता है। तो भगवती चरण वर्मा को मिला था 1961 में। 1961 में मिला था भूले बिसरे चित्र को, भूले बिसरे चित्र इनकी एक कृति थी, इसको मिला था 1961 में। और जैनेन्द्र कुमार को ये मिला था 1966 में। 1966 में मिला मिला था जैनेन्द्र कुमार को अ, मुक्ति बोध के लिए। मुक्ति बोध इनका एक था कृति, मुक्ति बोध 1966 में मिला था यानी। और अमृतलाल नागर को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अमृतलाल नागर को मिला था अमृत और विष के लिए। अमृत और विष एक उनका
उपन्यास था। इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था 1967 में। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी को ये पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की जोड़ी सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अंक, अंक होता है, अंक का मतलब होता है चिन्ह, भाग्य, कोट, किला और एक प्रकार का वस्त्र, बलि होती है उपहार और कर, और सर श्रद्धे और तालाब। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो जोड़ियां हैं तीनों, पहली तीनों सही हैं। अंक, चिन्ह और भाग्य दोनों के लिए होता है। कोट, किला और एक प्रकार के वस्त्र के लिए होता है। बलि का प्रयोग उपहार और कर के लिए होता है। लेकिन जो सर और श्रद्धे अनेकार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि सर का अनेकार्थी शब्द है तालाब, सिर और पराजित। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन इसमें पहचानना है हमें कि कौन सा है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। और समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं। और सभी विसर्ग सघोष हैं। तो पहले दोस्तों जान लेते हैं कि सघोष और अघोष होते क्या हैं। तो जिन व्यंजनों और वर्णों के उच्चारण के समय जो है हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो कहलाते हैं सघोष। और जिन के उच्चारण में कंपन नहीं होता, वो कहलाते हैं अघोष। तो जो सभी विसर्ग होते हैं वो अघोष होते हैं, ये असत्य है, गलत है। सघो यहाँ पे सघोष लिखा है, लेकिन ये होते हैं अघोष। सारे अघोष होते हैं। और इसके अलावा स, स और तीनों जो स होते हैं वो भी अघोष होते हैं, और सभी विसर्ग अघोष होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो सही शब्द है, सही वाक्य है, वो कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन बी। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों भी नहीं कह सकते। और श्री कृष्ण को यहाँ पे यूज किया गया, ये गलत है, अनेकों यहाँ पे आ गया। और श्री कृष्ण का अनेक नाम है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अनेक है, तो अनेक के साथ है आना चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु रूप, कर्म रूप, प्रत्यय या उपसर्ग। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको कहा जाता है धातु रूप। धातु रूप, जैसे मूल धातु पट से बनता है पढ़ना, खेल से बनना है खेलना। तो धातु रूप है ये। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में नाक का भी यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं च, ढ और श में नाक का यूज नहीं होगा। तो न यहाँ पे इस तरह का व्यंजन है, नासिक के व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में जो ये अणाकाली होती है, ये अणाकाली होती है, ये होता है, न होता है और मैं होता है। तो ये सभी क्या है? नासिक के व्यंजन है, क्योंकि इस इनके उच्चारण में हम नाक का भी यूज करते हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर हुआ है प्राप्त? दो पंक्तियों के बीच, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, या फिर एक दिन बोलेंगे पेड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला था, 2002 में मिला था, 2002 में। और उनकी कविता के लिए मिला था दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच मिला था उन्हें। और इसके अलावा मिट्टी का चेहरा, एक एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी, इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किया गया था 1996 में। 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मुझे चांद चाहिए के लिए। इनका एक उपन्यास था मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, ये एक उपन्यास के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इनकी अन्य रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमे स्वर बोला,
वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। तो यहाँ पे सही होना चाहिए ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। क्योंकि वो एक वचन है तो वे यहाँ पे गलत यूज हुआ है। वह धीमे स्वर में, ये एक वह एक वचन है तो बोले नहीं आएगा, ये भी गलत है। और एक वचन है तो वे नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी? मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष प्राप्त का मतलब मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष को किसकी विभक्ति होती है? हम्म, यानी कि यहाँ पे जो विभक्ति मिलेगी हमें, को मिलेगी, को। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है पछताना, असमंजस में पड़ना, या फिर घबरा जाना, या फिर होश उड़ जाना। तो दोस्तों सांप छछूंदर की गति होने का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन बी, असमंजस में पड़ जाना। जब सांप छछूंदर को पकड़ लेता है तो वो असमंजस में पड़ जाता है, इसको निगल लेना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन बी है असमंजस में पड़ जाना, सांप छछूंदर गति का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार जो होता है समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ये सही है। श्लेष, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी ठीक है। और उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है ये। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। और जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए, तो ये यहाँ पे गलत है, संदेह अलंकार। क्योंकि जहां पे उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि वह कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है। तो वहां पे संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार। नेक्स्ट, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास रस विलास किसके हैं? भूषण के, पद्माकर के, मतीराम के, या फिर देव के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देव। ये कृतियां हैं देव की। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के महान कवि हुए हैं कवि देव। और इनका जन्म इटावा के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। और इनकी जो कृतियां हैं वो हैं भाव विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, भवानी विलास, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका काव्य कौशल इस तरह का था कि इनको बिहारी के समकक्ष कवि माना जाता है, देव। तो कृति है देव की भावविलास और रविलास। नेक्स्ट, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आगे सामान्य ज्ञान के, जिसमें करंट जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे उस टाइम के, जो 2020 के टाइम के हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? जो सरकार सब्सिडी देती है उसकी परिभाषा क्या है, या उसको कैसे समझ सकते हैं? तो उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान है, या फिर देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, या फिर निजी कंपनियों द्वारा शेयरधारकों को किया गया भुगतान, या देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्यम द्वारा धन का हस्तांतरण। तो दोस्तों जो सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है उसको हम सब्सिडी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें, सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता को हम सब्सिडी कहते हैं। और आमतौर पर सब्सिडी का या तो नगद भुगतान किया जाता है या कर में कटौती दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ये यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों पर, ये गलत है। और देश की सरकार के लिए एक उद्यम, ये सरकार के लिए एक उद्यम है तो इसलिए यहाँ पे ये गलत होगा। तो सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की अनुसूचियों कुल कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13, या फिर 14? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं और 22 भागों में बटी हुई हैं। 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। और जो कि प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था
तब थी अनुसूचियां 8 और इनको संशोधन करके बढ़ा दिया गया है, अब अनुसूचियां हैं 12। अनुच्छेद पहले शुरू में 395 थी, अब 400 से भी अधिक अनुच्छेद संविधान में हो चुके हैं। नेक्स्ट, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 सी या फिर अनुच्छेद 101 बी। तो दोस्तों जो जीएसटी है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, इसके लिए इसको लाने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया। और इस 101 में 101 में संशोधन था, ये 101वां वहाँ संशोधन था, इसके द्वारा नया अनुच्छेद 246 ए डाला गया है, 246 ए डाला गया है, और जिसमें जीएसटी के बारे में विशेष उपबंध है। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि जीएसटी को कब लागू किया, जीएसटी लागू की गई है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है अभी भी। ये हुई थी 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर येन। तो दोस्तों सिंगापुर की जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर की राजधानी की बात करें, राजधानी भी इसकी सिंगापुर है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, कितने तापमान पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर या -4 डिग्री सेल्सियस पर? तो दोस्तों प्राय जब हम द्रवों को गर्म करते हैं तो उनका आयतन तो बढ़ता है, लेकिन उनका जो घनत्व है वो घटता है। लेकिन जब जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, जीरो से जब 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन घटता है, आयतन इसका घटता है। यानी कि इसका जो घनत्व है वो बढ़ता है, आयतन और घनत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो 0 से जब 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है इसे, तो आयतन इसका घटता है और इसका घनत्व बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाएगा कि पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? कानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़ या फिर हमीरपुर? तो तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न माना गया है। और जिसे जिससे भारत का जो मानक समय है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इससे ही निर्धारण किया जाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, एक तो यूपी से गुजरता है, एमपी से गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से गुजरती है ये, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, उड़ीसा और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज से होकर गुजरती है। प्रयागराज के निकट भी अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसी से समय का निर्धारण होता है। और जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का टाइम कितना आगे होता है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट जीएमटी से आगे होता है इंडिया का टाइम। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद में कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार या फिर 4 बार? तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है। अगर कुल मिला टोटल पूछा जाए कि इंडिया के अंदर कितनी बार हुई है, तो 3 बार हुई है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हुई है 2 बार, स्वतंत्रता के बाद 2 बार हुई है। और अगर नोटबंदी की बात करें, या इसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं या विमुद्रीकरण कहते हैं, तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को
नॉन लीगल टेंडर कर देती है। नॉन लीगल टेंडर यानी अवैध रहा है उसको इलीगल कर देती है, इनवैलिड कर देती है, यानी कि कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तो इसको कहते हैं डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण। और सरकार जो विमुद्रीकरण करती है, डिमोनेटाइजेशन करती है, वो करती है काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए करती है। भारत में पहली बार जो नोटबंदी की गई थी वो स्वतंत्रता से पहले 1946 में की गई थी। 1946 में इसमें 500 के नोट बंद करे गए थे, 1000 के बंद करे गए थे और 10 के नोट बंद करे गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो जनवरी 1978 में हुआ था। इसके बाद पहला हुआ 1946 में, फिर 1978 में हुआ था जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार थी। और जो दूसरी बार हुआ है ये आप सभी जानते ही हैं कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा हुआ है। 2016 को इसमें 500 के और 1000 के नोट बैन कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुई है? 2 बार नोटबंदी हुई है। नेक्स्ट है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर तो को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? जैसे कि हम जानते हैं कि जैन तीर्थंकर कुल मिला के अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 24वें लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर जैन थे। महावीर जैन जो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मतलब है जो एक तीर्थ आदमी बनाता, एक तीर्थ बनाता है, यानी कि जो रास्ता दिखाता है मुक्ति का, इस भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्ति का, तो उसको तीर्थ कहा जाता है। तो पहले इसमें जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ, या इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ, ये पहले तीर्थंकर थे। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन। और जैन की बात करें, जैन जैन का मतलब होता है, जैन की जो उत्पत्ति हुई है जो जिन शब्द से हुई है, जिन, जिन का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इन लोगों का मानना होता है कि इस धर्म में ऐसे लोगों का समावेश है जो अपनी इच्छाओं पर या अपनी इंद्रियों पर विजय पाने में सफल रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन, जिनको वर्धमान भी कहा जाता है। और पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या फिर आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो दोस्तों, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी संस्थान का स्थापना की गई थी, और ये की गई थी भोपाल में। भोपाल में की गई थी। और जो इसकी स्थापना है वो किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सीधी भर्ती के द्वारा जो नियुक्त होते हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहायक पुलिस आयुक्त यानी एडिशनल पुलिस कमिश्नर, और या फिर डिप्टी एसपी जो नियुक्त होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तीन आयामी तरीके से, थ्री तीन आयामी मतलब 3D तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, या फिर गूगल वीडियो प्लेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एक गूगल अर्थ एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में हमारी मदद करती है 3D मोड में। 3D मोड में हम किसी जगह का रियल व्यू देख सकते हैं। और अगर इसको डेवलप करने की बात करें तो ये डेवलप की है ऐप की होल कंपनी ने। की होल एक कंपनी है जो कि गूगल वालों की कंपनी है, गूगल ने अधिकृत कर रखी है। और इसे प्रारंभ में नाम दिया गया था व्यूअर, लेकिन बाद में गूगल अर्थ इसको नाम दे दिया गया था। क्यूहोल कंपनी ने डेवलप करी है जो कि गूगल वालों की कंपनी है। नेक्स्ट, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? एसआई मात्रक किसका है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इकाई किसकी है ये? प्रकाश तीव्रता की
विद्युत प्रवाह की, विद्युत आवेश की, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की? तो विद्युत आवेश, ये जो एम्पियर इकाई है ये है विद्युत प्रवाह की, विद्युत धारा या फिर विद्युत प्रवाह, प्रवाह की इकाई है। और विद्युत प्रवाह की बात करें तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसको नापा जाता है एम्पियर में, एम्पियर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम है? विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम क्या है? थायमीन, नियासिन, रिबोफ्लेविन, या फिर पायरिडोक्सिन? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें विटामिन, विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1912 में। 1912 में कैसिमिर फंक ने, कैसिमिर फंक एक वैज्ञानिक हुए हैं। फंक, फंक भी आ जाता है लिखा हुआ। तो 1912 में फंक में पहली बार विटामिन शब्द का यूज किया गया था। और विटामिनों की बात करें, विटामिन दो तरह के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और इसके अलावा ए, डी, ई और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी में अ, कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि बी 1, बी 1 कहते हैं हम थाइमीन को, थाइमीन, थाइमीन ये बी 1 हो गया। ये बी 3 हो गया, नियासिन। और रेबोफ्लोविन, ये कहेंगे हम कौन से विटामिन को? और जो पायरोडॉक्सिन है ये कहलाता है बी 6, बी 6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। और वन बाई वन बात कर लेते हैं। बी 1 कहलाता है थाइमिन, और विटामिन बी 2 कहलाता है, विटामिन बी 2, ये विटामिन बी 2 है रिबोफ्लोविन या राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको, राइबोफ्लेविन। और बी 3 हो गया नियासिन। और बी 4 नहीं होता, बी 5 होता है पेंटोथेनिक। बी 6 होता है पायरोडॉक्सिन। और बी 7 होता है बायोटिन, बी 7 बायोटिन होता है, बायोटिन। और बी 9 होता है फॉलिक एसिड। बी 12 होता है साइनोकोबाल्मिन, बी 12 साइनोकोबाल्मिन। अब विटामिन ए की बात आती है, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग उन लोगों को होता है जो आहार, जो अपने खाने में पॉलिश किया हुआ चावल ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे विटामिन जाने, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, और इसके अलावा एडी की। यहाँ पे हमको याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? जैसे कि अभी हमने जाना था, पीछे हमने बात की थी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है ये। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम इरिडियम परत की खोज की थी लुइस अल्वारेज ने। नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस अल्वारेज के द्वारा निर्देशित एक टीम ने एक मिट्टी की परत की मतलब मिट्टी की परत की खोज की थी जिसमें इरिडियम भरपूर मात्रा में था। और इरिडियम की बात करें तो इसका जो वो है संकेत है IR है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है इसका वो है 77। और बात करें तो इरिडियम जो दूसरी सबसे सघन धातु है, सबसे सघन धातु होती है ऑस्मियम, ऑस्मियम। और उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है इरिडियम, सबसे सघन धातु होती है। नेक्स्ट है
मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान किया? तो 2020 की अगर बात करें तो अ, सबसे कम योगदान किया है जीडीपी में श्रावस्ती ने। श्रावस्ती ने जिले की जीडीपी में सबसे कम योगदान किया है। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों के सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये हस्ताक्षर किया था समझौता ज्ञापन पे इसके साथ, मालदीव के साथ। न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था नवंबर 2019 में। कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ द टॉम सॉयर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द थ्री मस्केटियर्स, और अगर अन्य पुस्तकों की बात करें तो एडवेंचर्स ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर लिखी गई है मार्क ट्वेन के द्वारा। मार्क ट्वेन के द्वारा। ठीक है। और द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये लिखी गई है एडवर्ड गिब्बन के द्वारा। एडवर्ड गिब्बन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और द ओल्ड मैन एंड द सी, ये लिखी गई है अर्नेस्ट हेमिंग के द्वारा। हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 8 मार्च, 14 जुलाई या 27 जुलाई? तो दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के लिए रिजर्व पुलिस की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी जुलाई 27 जुलाई 1939 को। इसको जो इसका शुरू में नाम था वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। सीआरपीएफ का नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन इसको बाद में बदल के क्या कर दिया गया? 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल के कर दिया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। पहले क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई को हुई थी। 27 जुलाई 1939 में हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के नाम से। तो इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 27 जुलाई को। नेक्स्ट है 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? एनएचआरसी, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 2018-19 में जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं एच एल दत्तू, रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस थे एच एल दत्तू वो रहे हैं। और इनका कार्यकाल रहा है 29 फरवरी 2016 से 2020 तक। 2016 से 2020 तक रहा है। और अब अगर बात करें तो वर्तमान में है इसके जस्टिस अरुण अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अरुण कुमार मिश्रा पहले थे एच एल दत्तू। नेक्स्ट है भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कच्छ का रण वैसे जैसे कि हम जानते हैं गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये और इसके बारे में कच्छ के रण के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है को बता देते हैं। अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर जो लूनी नदी बहती है 320 किलोमीटर बहने के बाद कच्छ के रण में वो विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में वो विलुप्त हो जाती है। और सन 2008 में कच्छ के रण को भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। इसको क्या घोषित कर दिया गया है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है कच्छ के रण को। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए नहीं, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए,
बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, ये सही है। और असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन है आंसर सी। भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु ये आया था साइमन कमीशन। कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ILU, सैसर, ब्लास्टर या फिर क्रीपर? तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको कंप्यूटर की कार्य विधि को और डाटा आदि को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। और इसको सबसे पहले बनाया था बॉब थॉमस नाम के व्यक्ति ने। बॉब थॉमस ने बनाया था 1971 में, और नाम दिया था क्रीपर। क्रीपर नाम दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ये लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस पुस्तक है, सब जानते हैं इसके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी ये। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। और इन्होंने 1944 में ये पुस्तक लिखी थी। 1944 में, जब ये अहमदनगर कोर्ट जेल में इन्हें 5 महीने की जेल हुई थी, तब उस दौरान इन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आजादी तक की जो विकसित हुई भारत की संस्कृति, धर्म और जो पुराना इतिहास है उसके बारे में बहुत ही विलक्षण भाषा में उस पर प्रकाश डाला है। तो ये पुस्तक लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना नॉर्थ कैरोलिना प्रांत है, और इसका है शहर विल्मिंगटन। विल्मिंगटन शहर को प्रथम विश्व युद्ध का सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? खेल के लिए, पत्रकारिता के लिए, औषधि के लिए, फोटोग्राफी के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और मूल रूप से हंगरी के रहने वाले थे ये समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ हंगरी के रहने वाले थे, जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पर ये दिया जाता है। और वर्ष 2022 की बात करें तो लोक सेवा हेतु ये दिया गया है द वाशिंगटन पोस्ट को। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को। और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। और इसके अलावा भी पत्रकारिता से संबंधित अन्य क्षेत्रों में भी ये पुरस्कार दिया जाता है, और पहली बार यह पुरस्कार 1917 में दिया गया था। और वर्ष 1937 में पहले भारतीय के तौर पर गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पहली बार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीजेडए और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन भूमि राजस्व अधिनियम 1950, और ये। तो दोस्तों, यूपीजेडए और LR अधिनियम क्या है? यह है यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। यूपी जमींदारी जमींदारी अबोलिशन अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 है इसका नाम। और ये लाया गया था उत्तर प्रदेश में आर्थिक समानता लाने और भूमि सुधार के उद्देश्य से ये लाया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार, 320 अनुच्छेद में क्या दिया गया, संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेंगे, संचालन करेंगे। और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का अधिकार इस तरह से किसको होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है, किसके अधीन काम करता है, वो करता है गृह मंत्रालय का काम, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका काम क्या होता है, यह विभाग विभिन्न गुटों, उग्रवादी संगठनों, राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, आतंकवादी संबंधी नीति और सामरिक मुद्दों पर और आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये विभाग बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है। पहले हमने बात की अध्यक्ष की, अब बात करेंगे महासचिव की। तो महासचिव कौन है। तो जयदीप गोविंद ने 14 जनवरी 2019 को एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। और ये 1984 बैच के मध्य प्रदेश के काडर के आईएएस अधिकारी हैं। और अगर अभी की बात करें तो वर्तमान में है श्री देवेंद्र कुमार सिंह। 2 मई 2022 से हैं श्री देवेंद्र कुमार सिंह। और तत्कालीन यानी 2019 में थे, 2020 में जब ये पेपर हुआ था तब थे जयदीप गोविंद महासचिव एनएचआरसी के। और अब हैं देवेंद्र कुमार सिंह। कुमार सिंह अब हैं इसके अध्यक्ष, सॉरी, महासचिव। निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पीटीए किसके साथ हुआ है, अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान या क्रोएशिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अफगानिस्तान के साथ पीटीए किया है। भारत और अफगानिस्तान ने मार्च 2003 में अधिमान्य व्यापार समझौता यानी पीटीए पर हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ साझा बाजार को विकसित करना है। कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है। कौन सी कृति है बाल गंगाधर तिलक की, डॉन ऑफ द वेदास और यंग इंडिया, द ओराइन और द कॉल टू यंग इंडिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, द ओराइन। इनकी कृति है, बाल गंगाधर तिलक की कृति है द ओराइन। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं। और वे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज पूना की स्थापना से भी संबंधित थे। और उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए दो समाचार पत्र अंग्रेजी में इन्होंने निकाला था, द मराठा और मराठी में निकाला था केसरी। मराठी में निकाला था केसरी। और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वराज की मांग की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हीं का सुप्रसिद्ध कथन है। और उन्होंने द ओराइन, जो ये पुस्तक है, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास आदि पुस्तकों को लिखा था। और द ओराइन की बात करें, दो ओराइन लिखी गई है वेदों की प्राचीनता के बारे में, कि वेद तो प्राचीन है उसके बारे में ये प्रकाश डालती है। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका ने, मालदीव ने, अ, बांग्लादेश ने या फिर पाकिस्तान ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव ने हाइड्रोग्राफी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये किया था 8 जून 2019 को भारत और मालदीव दोनों ने। और इस ये समझौता भारतीय नौसेना और मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच हुआ था। और जो हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि जो महासागरों के बीच में नेविगेशन से ये संबंधित होता है, तो उसके लिए ये हुआ है। योग का वर्णन निम्नलिखित में किस वेद में किया गया है। तो योग का वर्णन सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है। और योग की बात करें तो योग विचारधारा का शाब्दिक अर्थ है दो मुख्य सत्ताओं का योग। यानी कि योग करके हम इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और अंततः मतलब, और योग और इस विचारधारा के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। कौन थे।
पतंजलि। नेक्स्ट, यहाँ पे स्मारक दिए गए हैं और उनकी स्थापना जिन्होंने की है उनका नाम दिया गया है। लाल किला, चार मीनार और लाल किला, जैसे कि हम जानते हैं लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने। चार मीनार बनवाई थी, चार मीनार अ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और लाल बाग, लाल बाग सुल्तान हैदर अली ने इसकी नींव रखी थी। और उसके बाद टीपू सुल्तान ने इसे पूरा करवाया था। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो संयुक्त राष्ट्र यानी जो यूएन है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस के जो प्रमुख अंग हैं वो छह हैं। छह कौन कौन से अंग हैं? और यूएन की बात करें तो ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो छह अंग हैं, नंबर एक, महासभा, महासभा है पहला अंग। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा अंग है इसका न्यास परिषद, न्यास परिषद। पांचवा अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट। और छठा है यूएन सचिवालय, सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट। तो ये छह अंग हैं इसके। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद है वो है जोगबनी के लिए, जोगबनी। भारत और नेपाल के मध्य काला पानी क्षेत्र जो है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्से में आता है। तो उस समय ये 2 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, 2 जनवरी 2019 को जब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जब जारी किया गया, तो भारत के लिए भारत के नए नक्शे, नए राजनीतिक नक्शे में सीमाओं का सही चित्रण दर्शाया गया था। लेकिन नेपाल का कहना था कि उसके क्षेत्र में होने के बावजूद काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियो नहीं लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को भारत के नक्शे में दिखाया गया है। तो विवाद है, यहाँ पे कौन सा विवाद है? ऑप्शन सी, सॉरी, काला, काला पानी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, काला पानी। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट और स्वाधार गृह। तो दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार तो महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो उठाए हुए कदम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सही है, महिला ई हार्ट ये सही है, स्वाधार गृह ये सही है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ना कि महिला सशक्तिकरण से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में जो पहला प्रीवियस पेपर था 2020 का उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसकी सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान को डिस्कस किया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यूजफुल लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आगे और भी प्रीवियस ईयर के पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो रीजनिंग पार्ट है, इन पेपरों का रीजनिंग है, मैथ्स है और मेंटल एप्टीट्यूड है, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब स्टडी होम फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स। Thanks.